पिछला क्लास में हम आप लोगों को बता रहे थे, याद होगा आप लोगों को, एसी के आभासी मान के बारे में। लास्ट हम आप लोगों को बताया प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो वह धारा जो अपनी मान एवं दिशा समय के निश्चित अंतराल पर बदलती है, प्रत्यावर्ती धारा है। और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में हमने बताया कि एक पूर्ण चक्र में एसी का माध्यमान शून्य होता है। एक पूर्ण चक्र में एसी का माध्यमान शून्य होता है। तो हमने बताया कि जब एसी का माध्यमान शून्य होता है तो आखिर ये जो जितने भी पंखा, टीवी, कूलर ये सब चलता है, ये सब कैसे चलता है? तो कहा गया कि इसके लिए एक नए मान की आवश्यकता होती है। एसी के आभासी मान की आवश्यकता होती है। एसी के आभासी मान की आवश्यकता होती है। तो एसी का आभासी मान है क्या? तो वह नियत धारा, नियत याद रखिएगा, प्रत्यावर्ती धारा बदलती है लेकिन आभासी धारा नहीं बदलती है, नियत धारा होती है। तो वह नियत धारा जो अपनी मान एवं दिशा, वह नियत धारा जो किसी दिए गए प्रतिरोध तथा दिए गए समय में उतना ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना कि एसी उस प्रतिरोध और उस समय में करता है। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा बहादुर, कि यदि मान लीजिए कोई प्रतिरोध है R और समय है 5 मिनट, तो R प्रतिरोध में 5 मिनट में यदि 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, R प्रतिरोध में 5 मिनट में यदि 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न होता है, तो समझिए कि इसी प्रतिरोध और इसी समय में आभासी मान भी 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा। इस प्रतिरोध और इस समय में आभासी मान भी 10 जूल ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेगा। यदि एसी R प्रतिरोध और 5 मिनट में 10 जूल ऊष्मा उत्पन्न करता है, तो इस प्रतिरोध और इस समय में आभासी मान भी 10 ही जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा। याद रखिएगा, 10 ही जूल ऊष्मा उत्पन्न करेगा। ये रहा आभासी मान। इसे वर्ग माध्य मूल धारा भी कहा जाता है। एसी के आभासी मान को वर्ग माध्य मूल धारा भी कहा जाता है। इसे आई भी या IRMS द्वारा सूचित किया जाता है। इसे आई भी या IRMS द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम IV से भी सूचित करते हैं और IRMS द्वारा भी सूचित करते हैं। इसे हम IV या IRMS द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम IV या IRMS द्वारा सूचित करते हैं। एसी के आभासी मान को IV या IRMS द्वारा सूचित किया जाता है। अगला टॉपिक हम लोगों का है कि एसी के आभासी मान और शिखर धारा में क्या संबंध है। एसी के आभासी मान और शिखर मान में क्या संबंध है? एसी के आभासी मान और शिखर धारा में क्या रिलेशन है? एसी के आभासी धारा और शिखर धारा में क्या रिलेशन है? एसी के आभासी धारा और शिखर धारा में क्या रिलेशन है? ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। एक और बात बहादुर, आज का जो क्लास है वो मैथमेटिकल ज़्यादा है, समझना कम है। जिनका मैथ जितना स्ट्रांग होगा उनको उतना ही आसानी से समझ में आएगा। जिनका मैथ कमज़ोर होगा उनको आज का पढ़ाई, आज का ये वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला। मैथ ही समझ नहीं आता है तो ये वीडियो भी आपको समझ में नहीं आने वाला, आज का क्लास भी समझ में नहीं आने वाला। तो यदि आपका मैथ ठीक नहीं है तो ये वीडियो नहीं देखें तो ही बेहतर है, कोई मतलब नहीं है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। माना किसी परिपथ में प्रवाहित एसी I = I0 sin ωt है। माना किसी परिपथ में प्रवाहित एसी है I = I0 sin ωt। माना किसी परिपथ में प्रवाहित एसी है I = I0 sin ωt। ये जो एसी है, यदि R प्रतिरोध में dt समय तक, R प्रतिरोध में dt समय तक एसी प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा dH हो, तो dH = I² RdT। शायद आप जानते होंगे ऊष्मा का सूत्र होता है H = I² RT। तो ये जो धारा है R प्रतिरोध में dt समय तक प्रवाहित हो रही है,
तो उत्पन्न ऊष्मा कितना है, तो dH है। ये जो धारा है R प्रतिरोध में dt समय तक प्रवाहित हो रही है, उत्पन्न ऊष्मा कितना है, dH है। तो dH इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt, dH इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। I का मान हम यहाँ से रखने वाले हैं, तो dH इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर R इंटू डी टी, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू डी टी। तो dH इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू डी टी। dH इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू डी टी। ध्यान दीजिएगा बहादुर, यदि AC के प्रवाहित होने में, AC के प्रवाहित होने में लगा कुल समय 0 से T हो तो उत्पन्न कुल ऊष्मा इक्वल टू H। यदि धारा प्रवाह में लगा कुल समय 0 से T हो तो, धारा प्रवाह में लगा कुल समय 0 से T हो तो उत्पन्न कुल ऊष्मा इक्वल टू H। यह छोटा सा समय था तो छोटा सा ऊष्मा हुआ, छोटा सा समय था तो छोटा सा ऊष्मा हुआ, छोटा सा समय था तो छोटा सा ऊष्मा हुआ। यदि कुल समय लेंगे तो कुल ऊष्मा होगा। यदि छोटा सा समय था तो छोटा सा ऊष्मा हुआ, टोटल समय लेंगे तो कुल ऊष्मा निकल गया H। समाकलन कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब H इक्वल टू 0 से T आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू डी टी। इसके आगे केवल आपको समाकलन करना है, फिजिक्स का कोई रोल नहीं है। H इक्वल टू आई नॉट 0 से T आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी R इंटू डी टी। बहादुर H इक्वल टू D के साथ T लगा हुआ है, D के साथ T लगा हुआ है, तो जहाँ जहाँ T है वो वेरिएबल, जहाँ T नहीं है वो कांस्टेंट। तो आई नॉट स्क्वायर R बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी, 0 से T साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। बहादुर शायद आप जानते होंगे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और टेन स्क्वायर का समाकलन डायरेक्ट नहीं होता है। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, तो इसको 2 से ऊपर और 2 से नीचे गुना कर दिए, 2 से ऊपर भी गुना कर दिया, 2 से नीचे भी गुना कर दिया। तो H इक्वल टू अब हो गया आई नॉट स्क्वायर R बाई 2, 0 से T 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R बाई 2, 0 से T डी टी माइनस आई नॉट स्क्वायर R बाई 2, 0 से T कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। ध्यान दीजिएगा बहादुर, आई नॉट स्क्वायर R बाई 2, 0 से T डी टी माइनस आई नॉट स्क्वायर R बाई 2, 0 से T कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। यानी दोनों को अलग अलग कर दिए, दोनों को अलग अलग कर दिए। अब शायद आप लोग जानते होंगे, सब लोग जरूर जानते होंगे कि एक पूर्ण आवर्त में साइन थीटा और कॉस थीटा का समाकलन शून्य होता है। 0 से 360 डिग्री तक, 0 से 360 डिग्री तक साइन थीटा का समाकलन शून्य होता है और कॉस थीटा का भी समाकलन शून्य होता है। जैसा कि हम कल आपको पढ़ाए थे कि एक पूर्ण आवर्त में AC का माध्यमान शून्य होता है, एक पूर्ण चक्र में AC का माध्यमान शून्य होता है। उसी तरह एक पूर्ण चक्र में साइन थीटा और कॉस थीटा का समाकलन शून्य होता है। तो बहादुर इसका समाकलन 0 हो जाएगा, इसका समाकलन 0 हो जाएगा। तो फाइनल हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर R बाई 2 डी टी का T, 0 से T माइनस 0। H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R बाई 2 T माइनस 0 मतलब T। तो H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R T बाई 2, H इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर R T बाई 2।
ये आपका AC के वहन, AC के प्रवाहित होने से R प्रतिरोध में और T समय में उत्पन्न ऊष्मा है। AC के प्रवाहित होने से R प्रतिरोध में और T समय में उत्पन्न ऊष्मा है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। माना किसी परिपथ में प्रवाहित AC I = I नॉट साइन ओमेगा टी, यदि R प्रतिरोध में dt समय तक AC प्रवाहित हो रहा हो, R प्रतिरोध में dt समय तक AC प्रवाहित हो रहा हो तो उत्पन्न ऊष्मा DH है। तो DH = I² R dt, I की जगह पर इतना रख दिए स्क्वायर R × dt, दोनों को अलग अलग कर दिए I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी R × dt। ये छोटा सा समय था तो छोटा सा ऊष्मा है। टोटल समय 0 से T हो, टोटल समय 0 से T हो तो कुल ऊष्मा H, टोटल समय 0 से T हो तो कुल ऊष्मा H, H = 0 से T I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी R × dt, I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी R × dt। I0² R बाहर ले लिए तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी × dt। साइन स्क्वायर का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता है तो 2 से ऊपर और नीचे गुना कर दिए तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का सूत्र हो गया 1 - cos 2 ओमेगा टी × dt। दोनों को अलग अलग तोड़ दिए और एक पूर्ण चक्र में साइन थीटा और कॉस थीटा का समाकलन 0 होता है, इसीलिए इसके जगह पर 0 हो गया। फाइनल आपका इतना आया। AC के बहने से उत्पन्न ऊष्मा है, ये AC के प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा है। अब हम आभासी धारा की वजह से उत्पन्न ऊष्मा निकालेंगे। तो यहाँ तक यदि किसी को सवाल हो, कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप सवाल कर सकते हैं। AC के वजह से अब इसी प्रतिरोध में और इसी समय में, इसी प्रतिरोध और इसी समय में यदि हम आभासी धारा प्रवाहित करें, यदि हम इस प्रतिरोध और इस समय में आभासी धारा प्रवाहित करें तो इतना ही ऊष्मा उत्पन्न होगा। माना आभासी धारा बराबर IV, तो आभासी धारा इसी प्रतिरोध में, R प्रतिरोध में T समय में H ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा, H ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। R प्रतिरोध और T समय में H ऊष्मा उत्पन्न किया था AC, तो R प्रतिरोध और T समय में ये भी H ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा। एक सवाल निकल के आता है, एक सवाल निकल के आता है कि सर इसमें बाटा में 2 नहीं किए हैं, इसमें बाटा में 2 है। एक सवाल निकल के आ सकता है आप लोगों को कि यहाँ पर बाटा में 2 है सर, इसमें बाटा में 2 नहीं है। तो बहादुर आप शायद ध्यान नहीं दिए हो, हमने बाटा में 2 नहीं दिया था। I0² साइन स्क्वायर ओमेगा टी R × dt, इसमें भी बहादुर बाटा में 2 नहीं था। यदि हम यहाँ देखें I² R dt, इसमें बाटा में 2 नहीं था बहादुर। ये तो अलग बात है कि समाकलन किए तो बाटा में 2 आ गया, ये अलग बात है कि समाकलन किए तो बाटा में 2 आ गया, नहीं तो हम बाटा में 2 नहीं किए थे। फिर एक सवाल निकल के आता है कि सर तब एक और समाकलन करम तो बाटा में 2 आ जाए। एक इसका समाकलन नहीं किए थे तो ठीक है, समाकलन किए तो बाटा में 2 आ गया, तो इसका भी सर समाकलन कर दीजिए, बाटा में 2 आ जाएगा। तो अब इसका जवाब ले लीजिए कि आभासी धारा नियत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा बदलने वाली धारा होती है, लेकिन आभासी धारा नियत धारा है, ये बदलता नहीं है। यदि ये भी बदलता तो फिर 0 हो जाता ना, तो फिर तीसरे मान की जरूरत पड़ जाती। प्रत्यावर्ती धारा बदल रहा है तो 0 हो गया, तो हमें आभासी धारा की जरूरत पड़ा। और यदि आभासी धारा भी बदलने लगे तो फिर ये 0 हो जाएगा, तो फिर तीसरे मान की जरूरत पड़ जाएगी। इसीलिए आभासी धारा नियत धारा है, बदलने वाली धारा नहीं है, इसीलिए इसका समाकलन करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब देखिए, तो ये आपका AC के वजह से बहने वाला ऊष्मा है, प्रवाहित ऊष्मा है, और ये आपका आभासी धारा की वजह से उत्पन्न ऊष्मा है। लेफ्ट लेफ्ट बराबर कर दीजिए, तो IV² R T बराबर I0² R T बाई 2, RT से RT कटेगा, IV = I0 का स्क्वायर बाई, माने I0 का स्क्वायर करेंगे √2 कैंसिल हो जाएगा, तो I0 बटा में √2, IV = I0/√2, IV = I0/√2, यानी आभासी धारा। तो आभासी धारा बराबर शिखर धारा बटा में √2, आभासी धारा बराबर शिखर धारा बटा में √2। ये आपका आभासी धारा और शिखर धारा के बीच का रिलेशन है।
आभासी धारा और शिखर धारा के बीच का रिलेशन है। यहाँ पर हम आपको बता दें बहादुर, ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये पूरा सॉल्यूशन याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर का टॉपिक है। और यदि सॉल्यूशन नहीं याद रहता है तो बस आपको ऑब्जेक्टिव याद रखना है कि आभासी धारा बराबर शिखर धारा बाई √2, या आभासी धारा बाटा शिखर धारा, आभासी धारा बाटा शिखर धारा बराबर 1/√2, आभासी धारा बटा शिखर धारा बराबर 1/√2। यदि आप इसको पलट दीजिए, शिखर धारा बटा आभासी धारा, शिखर धारा बटा आभासी धारा, तो √2/1। आभासी धारा बटा शिखर धारा 1/√2, शिखर धारा बटा आभासी धारा √2/1। इस तरह से आपको इससे ध्यान रखना है। अब यहीं पर हम थोड़ा सा बता दें, यदि इसमें प्रतिरोध से गुना करा दिया जाए, यदि इसमें प्रतिरोध से गुना कर दिया जाए तो यह हो जाएगा आभासी विद्युतवाहक बल बराबर शिखर विद्युतवाहक बल बटा में √2, आभासी विद्युतवाहक बल बराबर शिखर विद्युतवाहक बल बटा में √2, आभासी विद्युतवाहक बल बराबर शिखर विद्युतवाहक बल बटा में √2। इस तरह से हमारा ये टॉपिक समाप्त हुआ। यदि किन्हीं को प्रॉब्लम हो तो सवाल करेंगे। अभी हम आपको एसी जनरेटर के मात्र 2 लाइन बता करके छोड़ेंगे। एसी जनरेटर के मात्र 2 लाइन। एक, एसी जनरेटर वह यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एसी जनरेटर वह यंत्र होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एसी जनरेटर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब हम बात करने वाले हैं, अगला टॉपिक है जो महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का, वो है एसी परिपथ, एसी सर्किट, एसी परिपथ, एसी सर्किट, एसी परिपथ, एसी सर्किट, एसी परिपथ, एसी सर्किट। बहादुर, एसी परिपथ, एसी सर्किट, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एसी परिपथ, एसी सर्किट, इसमें पहला है आर परिपथ, आर सर्किट, आर परिपथ, आर सर्किट। हम आपको बताने की कोशिश करें एसी परिपथ आसानी से कैसे ध्यान रखा जा सकता है। एसी परिपथ आसानी से कैसे ध्यान रखा जा सकता है, तो हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक E बराबर E0 साइन ओमेगा टी और एक I बराबर I0 साइन, इसके बाद आपका कुछ भी हो। यानी हमें विद्युतवाहक बल और धारा ढूंढना है, बस विद्युतवाहक बल और धारा ढूंढना है, चाहे आप जैसे ढूंढिए। आप मैथ के नॉलेज लगाइए, आगे पीछे इधर उधर कीजिए और आप धारा का मान निकालिए। तो आर परिपथ क्या है, तो वह परिपथ जिसमें एसी स्रोत से, वह परिपथ जिसमें एसी स्रोत से केवल एक प्रतिरोधक, तो एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में, एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिरोधक, एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिरोधक, एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है। एसी स्रोत के श्रेणी क्रम में केवल एक प्रतिरोधक जोड़ा गया है। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल, एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। एसी स्रोत से प्राप्त विद्युतवाहक बल को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। E क्या है, तात्कालिक विद्युतवाहक बल। E0 क्या है, शिखर विद्युतवाहक बल। जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है, जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है, जब इस विद्युतवाहक बल को परिपथ में आरोपित किया जाता है, तो परिपथ से हो करके धारा प्रवाहित होने लगती है। जब इस विद्युतवाहक बल को प्रतिरोधक पर आरोपित किया जाता है, परिपथ में आरोपित किया जाता है, तो परिपथ से होकर धारा प्रवाहित होने लगती है।
ई बटा आर बराबर ई नॉट बटा में आर साइन ओमेगा टी। तो ई बटा आर में हमारा आई हो गया, ई नॉट बटा में आर आई नॉट हो गया, साइन ओमेगा टी समीकरण नंबर 2। देखिए हमने कहा ना कि हमें दो चीज़ चाहिए, विद्युतवाहक बल और धारा। हम देख सकते हैं यहाँ पर विद्युतवाहक बल और यहाँ धारा हमें दोनों मिल गया है, हमें विद्युतवाहक बल और धारा दोनों मिल गया है। अब देखिए यदि हम ओमेगा टी का मान 0 डिग्री रखें तो विद्युतवाहक बल 0 डिग्री पर होगा, तो विद्युत धारा भी 0 डिग्री पर होगा, क्योंकि यहाँ भी ओमेगा टी है। यहाँ पर ओमेगा टी 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी ओमेगा टी ही है, तो यहाँ भी 0 डिग्री होगा। यानी विद्युतवाहक बल 0 डिग्री पर तो धारा भी 0 डिग्री पर, विद्युतवाहक बल 30 डिग्री पर तो धारा भी 30 डिग्री पर, विद्युतवाहक बल 60 डिग्री पर तो धारा भी 60 डिग्री पर। यानी जो बेहतरीन लाइन है वो याद कीजिए, आर परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा साथ साथ रहते हैं। आर परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा साथ साथ चलते हैं। आर परिपथ में विद्युतवाहक बल और धारा साथ साथ चलते हैं। और यदि दोनों साथ साथ है, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये 40 है तो ये 40 है, ये 50 है तो ये 50 है, इसका मतलब हुआ कि दोनों के प्रवस्था का अंतर, दोनों के कोणों का अंतर, दोनों के प्रवस्था का अंतर, दोनों के कोणों का अंतर 0 डिग्री है। तो आर परिपथ में मात्र 2 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। बाकी थ्योरी आप याद रखते हैं अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो 2 ऑब्जेक्टिव याद कीजिए। आर परिपथ में धारा और विद्युतवाहक बल साथ साथ चलते हैं। आर परिपथ में धारा और विद्युतवाहक बल साथ साथ चलते हैं। और दूसरा, आर परिपथ में धारा और विद्युतवाहक बल के बीच के कोणों का अंतर 0 डिग्री होता है। आर परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा के बीच के कोणों का अंतर 0 डिग्री होता है। आर परिपथ में विद्युतवाहक बल धारा के बीच के कोणों का अंतर 0 डिग्री होता है। इस प्रकार हमारा आर परिपथ समाप्त हुआ। इसके आगे हम आपको नहीं लेके जाएंगे। अगले क्लास में हम आपको एल परिपथ, सी परिपथ और एल सी आर परिपथ के बारे में बात करेंगे। तो आज के इस क्लास में इतना ही।